हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए पैटर्न 50% ऑब्जेक्टिव पर आधारित क्वेश्चन बैंक 2011 से 21 के रसायन विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें लगभग 40-42 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2011 से 21 में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों का 2022 के एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हम लोग पहला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ठोस को सीधा वाष्प में, अगर हम लोग सॉलिड है, सॉलिड को सीधा वेपर में परिवर्तन करेंगे तो किस विधि द्वारा? तो सब्लिमेशन द्वारा। किसके द्वारा? तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का हिंदी आ गया ऊर्ध्वपातन। क्या आ जाता है? तो सब्लिमेशन का जो हिंदी आ जाता है आप लोगों का ऊर्ध्वपातन। क्या आ जाता है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा किसी भी ठोस पदार्थ को सीधा किस में बदला जा सकता है? तो वाष्प में बदला जा सकता है। तो एक का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो एक का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो डी आ जाएगा एक का आंसर। एक का आंसर क्या आ जाएगा? तो डी आ जाएगा आप लोगों का। अब एक का क्या होगा? डी। अगला क्या कर रहा है देखिए। अगला क्या कर रहा है? वाष्पन की क्रिया में क्या उत्पन्न होती है? तो वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन की क्रिया में क्या उत्पन्न होती है? तो ठंडक उत्पन्न होती है। दो के कितना आ जाएगा? तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक। अब 4 में क्या करा? बर्फ का द्रवणांक ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर को रखना चाहिए। तो बर्फ का जो है द्रवणांक ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर को क्या करा? बर्फ का द्रवणांक ज्ञात कर रहा है। बर्फ का द्रवणांक ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर को रखना चाहिए। पहला ए में कह रहा है थर्मामीटर का बल्ब बर्फ में डूबा रहना चाहिए। बी में कह रहा है बीकर के दीवार के अंदर की सतह को स्पर्श करना चाहिए। सी में कह रहा है बर्फ के टुकड़े से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। डी में कह रहा है बीकर को बाहर से स्पर्श कराना चाहिए। तो थर्मामीटर को बर्फ के द्रवणांक ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का बल्ब बर्फ में डूबा रहना चाहिए, ठीक है। तो एक का जो आंसर आ जाएगा, सॉरी 4 का आंसर आप लोग का ए आ जाएगा। 5 में क्या कह रहा है? गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन के लिए सही पद क्या है? अब देखिए वेपर को सीधा किस में बदल रहा है? सॉलिड को। और सॉलिड को सीधा किस में बदलेंगे? वेपर में। तो वह सब प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। यानी कि द प्रोसेस इन विच द गैस इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड एंड वाइस वर्सा, देन इट इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। तो यहाँ पर 5 का आंसर आप लोग का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 6 में कह रहा है जब बीकर में रखे गए जल में कॉपर सल्फेट डाला जाता है तो जल नीला रंग हो जाता है। यह किसका उदाहरण है? कह रहा जब बीकर में रखे गए जल में कॉपर सल्फेट डाला जाता है तब जल बिल्कुल नीला हो जाता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह कह रहा है विसरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, प्रसारण। वाष्पीकरण तो होगा नहीं क्योंकि इसमें क्या होगा? लिक्विड जो द्रव है वह गैस में बदले। ऊर्ध्वपातन सॉलिड होगा, ठोस, वह गैस में, या फिर गैस सॉलिड में। प्रसारण मतलब एक्सपेंशन, यहाँ पर एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा। सीधा कॉपर सल्फेट के विलयन को किस में डाला जा रहा है? तो जल में डाला जा रहा है। तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला। तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है, डिफ्यूजन। क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। एक वैसा विधि जिसमें पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है तो वह डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक। तो 6 का आंसर आ जाएगा ए। 7 में क्या कर रहा है? जल को उबालने के लिए बर्नर के द्वारा उष्मा दी जाती है। बर्नर मतलब कि एक प्रकार का इक्विपमेंट, ठीक है, जो जल के वाष्पीकरण के दौरान। अब देखिए बर्नर के से हम लोग, जैसे कि चूल्हा है, हम लोग खाना बनाते हैं गैस से, कुकर,
तो बिना गैस के चूल्हा के क्या हम लोग खाना बना सकते? नहीं। ठीक उसी प्रकार का बर्नर होता है कि जल को उबालने के लिए बर्नर के द्वारा उष्मा मतलब हीट दी जाती है। तो जल के वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है? ताप एक में कह रहा धीरे धीरे बढ़ता है, बी में कह रहा तेजी से बढ़ता, पहले बढ़ता है तब नियत हो जाता है, डी कुछ भी नहीं। तो बर्नर के द्वारा जब ताप दिया जाता है तो पहले तो बढ़ेगा और उसके बाद क्या हो जाता है? तापमान नियत हो जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग 8वां प्रश्न पर। कह रहा है कि गैस द्रव में बदल सकता है। कह रहा है ताप को कम करने पर, ताप को बढ़ाने पर, दाब को बढ़ाने पर, दाब और ताप दोनों को। कह रहा है गैस किस में बदल सकता है? द्रव में। तो गैस द्रव में कब बदलेगा? जैसे कि ठंडा के महीना में हम लोग देखते हैं क्या कि द्रव गैस में बदल जाता है, यानी वही ना कुहासा लगता है, एकदम डेंसन एरिया, जहाँ पर नदी है वहाँ तक बहुत ज़्यादा धुंध लग जाता है, जहाँ पर गांव है बहुत ज़्यादा डेंस एरिया, बहुत ज़्यादा घना जनसंख्या, वहाँ पर धुंध नहीं रहता। तो कह रहा है गैस द्रव में बदल सकता है। तो गैस द्रव में कब बदलेगा? तो गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। देखिए पहले समझिए, क्वेश्चन बहुत बेहतर है। अब देखिए कह रहा है कि गैस द्रव में बदल सकता है। तो गैस के जो अणु होते हैं इतना इतना दूर रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह क्या है? गैस है। तो इसको अगर हम लोग को किस में लाना है? लिक्विड में, यही ना, लिक्विड में। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इस पर दाब का मान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। दाब तो जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ पर दाब का मान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो दाब का मान बढ़ाएंगे। ठीक, और क्या करेंगे? तापमान को क्या करेंगे? दाब का मान बढ़ाएंगे और तापमान को कम करेंगे। अपने आप यह किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, जब ये दाब का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो आसानी से वह क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 का दाब को बढ़ाना है और तापमान को कम करना है। बिल्कुल समझ गए। दाब जब ये बढ़ेगा तापमान कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा गैस द्रव में बदल सकता है। ठीक है, तो 8 के आंसर क्या आ जाएगा? 8 के आंसर आप लोगों का डी आ जाएगा। 9 में क्या कह रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसका जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इस ताप को व्यक्त किया जा सकता है। अब केल्विन में व्यक्त करने के लिए क्या है? अब देखिए एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम आप लोगों को क्या कर बता रहे हैं, यहाँ से देखिए, इसको हटाते हैं। ठीक, अब देखिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, यही ना, इसको किस में लाना है? केल्विन में। तो अब केल्विन में लाने के लिए थीटा प्लस 273, ठीक है, के बराबर थीटा प्लस, थीटा के मान पर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 प्लस 273 बराबर कितना आ जाएगा? 373 केल्विन। तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जल उबल रहा है, मतलब 373 डिग्री केल्विन पर वह क्या कर रहा? उबलता है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का सी आंसर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? जल के 3 अवस्थाओं, कह रहा है जल के 3 अवस्था बर्फ, जल, भाप को अंतर थोड़ा सा कट गया क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है? जल की 3 अवस्था बर्फ, जल और भाप को अंतरकणीय आकर्षण के घटते क्रम में सजाया जा सकता है। अंतरकणीय के आकर्षण बल में सजाया जा सकता है। अब देखिए आकर्षण बल में कह रहा है, यही नहीं कह रहा, तो बर्फ, जल और फिर भाप। सबसे ज़्यादा जो होगा आकर्षण बल किसमें होगा? बर्फ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वह घनिष्ठ होता है। फिर जल में, बर्फ क्या? ठोस आ गया, जल क्या आ गया? द्रव आ गया, और भाप क्या आ गया? गैस आ गया। तो गैस में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम, ठीक, सबसे कम, क्योंकि उसके अणु बहुत ज़्यादा होते हैं। जल में अब देखिए फिर उसको हम समझा देते हैं, इसको पीछे करते हैं और एक और पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ठोस है, ठीक है, तो ठोस के कण बहुत नज़दीक होते हैं,
यही ना होता है, बहुत नज़दीक। अर्थात इसमें दूरी जो होता है अंतर आणविक दूरी, क्या होता है, अंतर आणविक दूरी, जो अंतर आणविक जो दूरी होता है, ठीक है, वह बहुत कम होता है। अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी बहुत कम होता है किस में, ठोस में, क्योंकि ठोस के कम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें बल जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है बल। ठीक, ठोस से ज़्यादा जो अंतर आणविक दूरी होता है द्रव में, किस में, द्रव में। और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा, गैस में। तब किस में होगा, द्रव में। तब तो द्रव में होगा आकर्षण बल। सबसे ज़्यादा किस में होगा आकर्षण बल, सबसे कम तक गैस में, फिर उससे कम तो गैस में हो जाएगा, द्रव में। अब देखिए, ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा, सबसे कम गैस में, सबसे ज़्यादा ठोस में, और द्रव में, इन दोनों के बीच का। तो क्या कह रहा है हम लोगों को, कह रहा है कि जल के 3 अवस्था, बर्फ, जल और वाष्प को, किसको कह रहा है, बर्फ, जल और वाष्प को आकर्षण बल के घटते क्रम में सजाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा बर्फ, फिर जल, और फिर किसका, भाप का हो जाएगा। ठीक है, तो यही आकर्षण बल के घटते क्रम में सजाया गया। अगला क्या कर रहा है 11 में, जब जल का बर्फ में ठोसीकरण होता है तो ऊष्मा क्या होता है। जब जल का बर्फ में ठोसीकरण होता है तो ऊष्मा मुक्त होता है। तो ऊष्मा क्या होता है, मुक्त होता है। ठोसीकरण मतलब ठोस के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है 12 में, वाष्पीकरण से घटता है। वाष्पीकरण से क्या घटता है, तो वाष्पीकरण से आर्द्रता में वृद्धि होती है। वाष्पीकरण से क्या होता है, तो वाष्पीकरण से घटता है आर्द्रता में वृद्धि से। वाष्पीकरण आर्द्रता में वृद्धि से घटता। आर्द्रता, आर्द्रता किसे कहते हैं, तो जल वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो वाष्पीकरण आर्द्रता में वृद्धि से घटता है। ठीक है, 13 में क्या कर रहा कि 13 में क्या कर रहा है, जल के किस अवस्था में महत्तम ऊर्जा होती है। तो किस अवस्था में, तो भाप में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग स्टीम इंजन चलाते थे पहले। तो स्टीम इंजन मतलब भाप इंजन, भाप में बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऊर्जा होता है, इससे हीट प्राप्त होता है, हीट यानी कि उष्मीय ऊर्जा। अगला क्या कह रहा है देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, शीतल पेय, ठंडा, गॉफी और हवा। कौन सा पदार्थ नहीं है, तो ठंडा एक प्रकार का पदार्थ नहीं है। ठंडा मौसम आ गया, जैसे अभी ठंडा का मौसम है, तो ठंडा तो एक पदार्थ नहीं है, लेकिन शीतल पेय, गॉफी, हवा, यह सब एक पदार्थ है। 15 में क्या करा, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में रहता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर द्रव, जो जलीय अवस्था अर्थात जल जो है द्रव अवस्था में रहता है। अगला कह रहा, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता चला जाता है। अगला कह रहा, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस का द्रव में जो परिवर्तन है वह संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। कह रहा, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है। ठोस किसमें, द्रव में, तो आई क्या हो जाएगा, वह द्रवनांक हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब गलना, वही ना होगा। अगला क्या कह रहा 19 में, पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल कौन क्या कहलाता है। पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला जो बल है अंतर आणविक बल कहलाता है। ठीक, अगला क्या, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो वह कहलाता है विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन, यानी पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। तो इत्र में ज़्यादा सांद्रता है और उसका एक्सपेंशन वायुमंडल में चारों ओर हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल की सांद्रता इत्र की सांद्रता से कम है। ठीक, अगला क्या कर रहा है, बर्फ के एक टुकड़ा जल के सतह पर तैरता है क्योंकि, पहला क्या रहा है, जल से भारी होता है। बर्फ एवं जल दोनों का घनत्व समान है। बर्फ का घनत्व जल से कम है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक है।
तो बर्फ का घनत्व जल से कम है, इसीलिए क्या करता है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। ठीक है, अगला क्या है, किसी पदार्थ का केल्विन स्केल तापमान 673 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस स्केल में इसे मापा जा सकता है। अब देखिए इसके लिए ठीक, अब क्या कर रहा है, केल्विन में कितना कह रहा है आप लोगों का 673, ये इतना ही ना है। तो देखिए केल्विन का फॉर्मूला थीटा प्लस 273, तो थीटा का आ जाता है केल्विन माइनस आ जाता है केल्विन माइनस 273। तो केल्विन कितना है आप लोगों के पास 673, 673 में से 273 को घटाइए, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 400। कितना आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 400। ठीक है, यह फॉर्मूला आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से के बराबर थीटा प्लस 273, तो थीटा बराबर के माइनस 200, के कितना 673 माइनस 273 बराबर कितना आ गया 400। आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर आ जाएगा कितना 400। ठीक है, 22 के 23 में क्या कर रहा है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है, कण अत्यधिक ऊर्जावान, कण अत्यधिक उत्तेजित, ए एवं बी दोनों। तो कण अत्यधिक ऊर्जा वाले भी थे और कण अत्यधिक उत्तेजित भी थे, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, कुर्सी, हवा, गंध और शीतल पेय। तो गंध 24 में क्या आ जाएगा आप लोग का, गंध एक प्रकार का पदार्थ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए गंध है, जैसे कि बहुत पदार्थ बदबू देते रहते सरने डिकम्पोजेज के बाद, तो वह क्या पदार्थ तो नहीं है। गंध, हवा, गंध दोनों अलग चीज है। तो गंध परफ्यूम आ गया, तो सीधा एक प्रकार का स्मेलिंग आ रहा था, स्मेलिंग किसी भी प्रकार का एक पदार्थ नहीं है। अगला क्या करा, 300 केल्विन तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखा जा सकता है। फिर हम बता रहे हैं, अब देखिए 300 केल्विन, तो सीधा के थीटा बराबर क्या आ जाता है, रुकिए, अब देखिए थीटा बराबर जो आ जाता है, ये तो बुझाएगा ही नहीं। अब देखिए थीटा जो बराबर आ जाता है, क्या आ जाता है, अब देखिए थीटा बराबर के माइनस 273 सीधा, क्योंकि देखिए तो 300 माइनस 273 कीजिए, कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 के सी। 26 में चलते हैं अब, करा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था ठोस या तो द्रव हो सकता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, पदार्थ जो आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरीन गैस। ऊर्ध्वपातित मतलब सीधा ठोस में बदल जाता है, या तो गैस ही है सब, तो सीधा किस में बदल जाता है, तो ठोस में बदल जाता है। अमोनियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा क्या है, ऊर्ध्वपातित है, तो इसका आंसर आप लोगों का ए आ जाएगा 27। 28 में कह रहा है, गैस के अत्यधिक आयतन को सिलेंडर के कम आयतन में रखा जाता है, पदार्थ किस गुण के कारण, ऊर्ध्वपातन, संपीड्यता, वाष्पीकरण और ठोसीकरण। तो संपीड्यता के कारण क्या किया जाता है, संपीड्यता के कारण उसको रखा, संपीड्यता मतलब सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा होती है, इस प्रकार उसे कंप्रेस्ड, ठीक है, संपीड्यता। अगला कह रहा है, वायुमंडल का दाब पर जल का क्वथनांक है, वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो 373 केल्विन। क्वथनांक मतलब उबलना, एक वैसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना चालू कर देता। तो जल क्या करता, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू कर देता। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक के बराबर, तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन आ जाता है। अगला क्या करा, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, जिस पर कोई द्रव उबलना चालू कर देता है, क्या कहलाएगा, क्वथनांक 30 का। फिर आगे कह रहा निम्न से निम्न कह रहा निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर नहीं बढ़ाता है। पहला कह रहा है
ताप का बढ़ना, वायु गति का बढ़ना, सतहीय क्षेत्रफल का बढ़ना और आर्द्रता का बढ़ना। वाष्पीकरण की दर नहीं बढ़ाता है, तो वाष्पीकरण की दर कौन नहीं बढ़ाता? तो आर्द्रता में वृद्धि। ठीक है, आर्द्रता यानी कि वो जलवाष्प, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और जब ज़्यादा जलवाष्प रहेगा तो वाष्पीकरण तो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे वह क्या करेगा, उसमें लेट लगेगा, इसलिए क्या होगा, आर्द्रता में वायु गति के बढ़ेगा तो सीधे वाष्पीकरण का देर बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे तुरंत कपड़ा सूख जाता है। सतहीय क्षेत्रफल, जैसे कि एक कंबल है, उसको लपेट कर अगर सुखाते हैं तो बहुत धीरे धीरे सूखता है, वही उसको पूरी तरह हम छितरा कर फैला कर पसार देते थे, तुरंत सूख जाता। सतहीय क्षेत्रफल बढ़ता है फिर भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, जैसे कि अगर नहीं सूख रहा है कपड़ा तो हम लोग गैस या चूल्हा पर क्या कर देते हैं, कपड़ा को सुखा देते हैं, जाना रहता है। वायु गति का बढ़ना, गर्मी के समय में तेज हवाएं रहती है, तुरंत ही कपड़ा सूख जाता है। तो ये तीनों गति के कारण बढ़ता है, लेकिन जब भी आर्द्रता बढ़ जाए तो वह क्या करेगा, बढ़ेगा नहीं। करा गैस का परिप्रेक्ष्य में कौन सही नहीं है? 32 के गैस के परिप्रेक्ष्य में कौन सही नहीं? पहला, गैस दबाव डालती है। पहला क्या कर रहा है, गैस दबाव डालती है, द्रव से अधिक संपीड़ित है, गैस के विसरण की प्रवृत्ति कम होती है, गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होता है। तो सही नहीं है, जो गलत है उसको बताना। तो ये सब तो सही कह रहा, लेकिन गैस दबाव डालती है, पहला कह रहा 32 के। दूसरा क्या कह रहा, तो गैस अधिक संपीड़ित है, ठीक है, गैस की विसरण प्रवृत्ति कम होती है। अगला कह रहा है गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होता है। तो गैस के परिप्रेक्ष्य में कौन सही नहीं है? तो गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होता है, बिल्कुल सही है। तो यह इसका सी है कि गैस में विसरण की प्रवृत्ति, गैस में विसरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है डिफ्यूजन की। कहीं से कोई गंध आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 5 मीटर से गंध आ रहा है, तो वह गंध 5 मीटर तक नहीं फैलेगा, वह पूरे 5 मीटर धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा। यानी कि गैस में विसरण का जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला का, निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक है? जल, CO2 गैस, इथाइल अल्कोहल और ठोस CO2। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस का होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा आप लोगों का। अगला क्या, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है? ठोस सीधे वाष्प में बदलता है, द्रव वाष्प में बदलता है, ठोस पहले संगलित होता है तब वाष्प में बदलता है, वाष्प द्रव में बदलता है। तो ठोस सीधा किस में बदलता है? 34 के ए आ जाएगा, वाष्प में बदलता है। अगला कह रहा है, जब बर्फ जल में बदलता है तो वह क्या कर, जब बर्फ किस में बदलता है? जल में बदलता है, तो वह क्या करता है? अवशोषित करता ऊष्मा को, अर्थात ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगर अंतर आणविक बलों के घटते क्रम में पदार्थ के 3 अवस्थाओं को सजाया गया है। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर उससे कम किस में? द्रव में, सबसे कम किस में होगा? तो गैस में हो जाएगा। तो 36 का आंसर आप लोगों का सी आ जाएगा, ठीक है। अगला, कमरा का परमाणविक ताप लिया जाता है। कमरे का जो परमाणविक ताप है 298 केल्विन लिया जाता है। 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 298 केल्विन। कहिएगा सर थोड़ा इसको निकाल कर बताइए, बिल्कुल बता देते हैं हम। देखिए, जैसे कि K बराबर आ जाता है थीटा प्लस 273, तो क्या है, कितना है? तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? K अब प्लस 273। यह दो गो फार्मूला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम लोगों को क्या कह रहा है कि कितना होना चाहिए, जैसे कि 298 केल्विन है तो इससे डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे, तो थीटा बराबर 298 और माइनस 273, घटाइए, 8 में से 3 गया तो 5 और 9 में से 7 गया तो 2, मतलब 2 से 2 तक कट, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 298 केल्विन आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ ही गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा? तो 298 केल्विन। अगला क्या करना, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? कह रहा, उबलते जल की सापेक्षा भाप अत्यधिक जलन उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है।
यह गलत नहीं है। जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, बिल्कुल सही है। 38 का भी। तो 80 में कह रहा 273 केल्विन पर बर्फ इसी ताप पर जल की अपेक्षा कम ठंडक उत्पन्न करता है, बिल्कुल यह गलत सही कथन नहीं है। तो यहाँ पर यह जो है सी सही कथन नहीं है। 40 39। अगला क्या रहा है, जल का हिमांक बिंदु कितना। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट जल का कितना 39 के, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ठीक है। तो यह फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, तो एक गुना यानी कि एक एटीएम प्रेशर बराबर एटीएम बराबर 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है, 10 के पावर 5 पास्कल आ जाता है। तो ये बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। अगला क्या करा, एक ठोस 52 डिग्री सेल्सियस पर संगलित होता है, तो इसका केल्विन स्केल में, ठीक है, सीधा क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन फॉर्मूला, कितना कह रहा है 552 डिग्री सेल्सियस, यही ना कह रहा है, सीधा 52 डिग्री सेल्सियस है, यही ना। अब देखिए तो डिग्री सेल्सियस में कितना 52 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए के बराबर क्या लगाएंगे, थीटा प्लस 273। अब देखिए तो 52 प्लस 273 को जोड़ दीजिए, 3 2 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 कितना 325 डिग्री सेल्सियस, आसानी से 325 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 325 41 के बी आंसर बिल्कुल सही है। एक पदार्थ द्रव अवस्था में कहलाता है यदि सामान्य दाब पर इसका गलनांक कमरा के ताप से अधिक हो, क्वथनांक कमरा के ताप के नीचे हो, गलनांक कमरा के ताप से कम हो, क्वथनांक कमरा के ताप से अधिक हो। तो 42 का आंसर आ जाएगा आप लोगों का सी आ जाएगा, गलनांक कमरा के ताप से कम हो, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के सेशन में पूरे 42 क्वेश्चन पर क्या किया, चर्चा किया है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो और नए जो स्टूडेंट हो वो ज़रूर सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। प्रत्येक स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दे, लाइक भी कर दे, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन बायोलॉजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर, ठीक।